की हड्डी। रीढ़ की हड्डी नामक पाठ एक एकांकी है जिसमें नारी को सम्मानजनक स्थान न दिए जाने की समस्या का प्रभावी चित्रण है। इसका पात्र परिचय इस प्रकार है। उमा, BA पास खुददार लड़की, आकर्षक चेहरा पर आंखों पर चश्मा। राम स्वरूप उमा के पिताजी। प्रेमा उमा की माताजी। शंकर उमा को देखने आने वाला लड़का। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता जो पेशे से वकील हैं। रतन नौकर। रीढ़ की हड्डी व्यंग प्रधान एकांकी है। इसमें समाज में लड़कियों की उपेक्षा पर ध्यान आकर्षित किया गया है। रामस्वरूप की पुत्री उमा को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। बाबू रामस्वरूप अपने नौकर के साथ मिलकर अतिथि कक्ष को सजा रहे हैं। वे तख्त बिछाकर नौकर को दरी तथा चादर लाने का आदेश देते हैं। नौकर बिछाने की चादर की बजाय मालकिन प्रेमा से मालिक की धोती मांगता है। इस पर मालकिन गुस्सा करती हुई वहां आती है। रामस्वरूप प्रेमा को बताते हैं कि उन्होंने बिछाने वाली चादर मंगाई है। प्रेमा नौकर को अलमारी से चादर लाने का आदेश देती है। रामस्वरूप कमरे में हारमोनियम भी रखवाते हैं। तभी प्रेमा बताती है कि बेटी उमा तो रूठी हुई है। वह न तो पाउडर लगाने को तैयार है न शादी के लिए उत्साहित है। रामस्वरूप पत्नी से कहते हैं, बेटी को संभालने समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पत्नी अपना पल्ला झाड़ती हुई यह काम पति पर डालती है कि उसे इतना पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए था। वह एंट्रेंस पास कर लेती, इतना ही काफी था। बाबू राम स्वरूप पत्नी को डांटते हुए कहते हैं, तुम्हें समझाया था कि उमा की पढ़ाई को छिपाना है। तुम फिर से एंट्रेंस का नाम मुंह पर ला रही हो। रामस्वरूप आने वाले अतिथि गोपाल प्रसाद के बारे में बताते हैं कि वे यूं तो वकील हैं और सभा सोसाइटियों में जाते हैं, परंतु बहू अधिक पढ़ी लिखी नहीं चाहते। कैसे दकियानूसी ख्याल हैं इनके। उनका बेटा तो बाप से भी आगे है। वह BSc करने के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, परंतु लड़की वह भी कम पढ़ी लिखी चाहता है। इतना बताकर रामस्वरूप पत्नी को कहते हैं कि वह बेटी उमा को समझा बुझाकर ठीक ढंग से नीचे भेजे। नौकर बताता है कि बाहर कोई अतिथि आए हैं। वे जल्दी से हारमोनियम को ठीक जगह पर रखते हैं और नौकर को मक्खन लाने के लिए भेजते हैं। बापू गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ प्रवेश करते हैं। रामस्वरूप नमस्कार करके उनका स्वागत करते हैं तथा उन्हें बिठाते हैं। लड़के शंकर की रीढ़ कुछ झुकी हुई है। कुशल क्षेम पूछने के बाद रामस्वरूप शंकर से पूछते हैं कि अब उसकी पढ़ाई का आखिरी साल होगा। शंकर बताता है कि नहीं, उसके 2 साल और शेष हैं। गोपाल प्रसाद बताते हैं कि वास्तव में यह 1 साल बीमार हो गया था। गोपाल प्रसाद अपने जमाने को याद करते हुए कहते हैं, वे यौवन काल में स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे, फिर भी खाने के समय भूख लगती थी।
उस जमाने में आज की तरह खेल की सुविधाएं नहीं थीं, फिर भी उनकी पाचन शक्ति बहुत थी। फिर वे पढ़ने लिखने बैठते थे तो 12 घंटे पढ़ते रहते थे। उनके जमाने का मैट्रिक पास भी आज के एमए पास से अच्छी अंग्रेजी लिखता था। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की बातों का समर्थन करते हैं तो शंकर ही करता रहता है। अचानक गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहता है कि अब सीधे बिजनेस की बात कर ली जाए। रामस्वरूप बिजनेस शब्द सुनकर घबरा जाता है। फिर वह पीछे वाले कमरे से चाय और मिठाई नाश्ते की ट्रे उठाने चला जाता है। गोपाल प्रसाद शंकर से कहते हैं, मकान देखकर हैसियत तो ठीक लगती है, देखते हैं लड़की कैसी है। फिर वह शंकर को सीधे बैठने के लिए कहता है, बैकबोन सीधी करने के लिए। इधर उधर की गप्पों के चलते लड़की की खूबसूरती की चर्चा होने लगती है। रामस्वरूप कहता है कि हमारे जमाने में खूबसूरती का सवाल ही नहीं उठता था। वह शंकर से पूछता है, शादी तय करने में खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए? गोपाल प्रसाद बात काटते हुए बताते हैं, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, चाहे इसके लिए उसे पाउडर वगैरह लगाना पड़े। गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई के बारे में स्पष्ट कहते हैं, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। कौन भुगतेगा उसके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। उनका बेटा शंकर भी समर्थन में कहता है, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। गोपाल प्रसाद कहता है, लोग कहते हैं जब लड़कों को बीए एमए कराया है तो बहुएं भी ग्रेजुएट लो, परंतु लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक ही बात है। मर्दों का काम है पढ़कर काबिल होना। अगर औरतें भी अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स पर बहस करने लगी तो गृहस्थी कैसे चलेगी? वे तर्क देते हैं, जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। नाश्ता समाप्त होने के बाद रामस्वरूप पान मंगवाते हैं। उनकी बेटी उमा पान की तश्तरी लेकर वहां आती है। उसके कपड़े सादे हैं, गर्दन झुकी हुई है और आंखों पर चश्मा है। चश्मा देखते ही गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक पड़ते हैं। रामस्वरूप सफाई पेश करते हैं, पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थीं, इसलिए कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। रामस्वरूप के कहने पर उमा हारमोनियम के पास बैठती है। गोपाल प्रसाद को उमा की चाल ढाल और चेहरा पसंद आता है। वे उमा से कुछ गाने को कहते हैं। उमा मीरा का भजन सुनाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। उसके स्वर में तल्लीनता और मधुरता है। अचानक उमा की आंखें शंकर की झेंपती हुई आंखों से मिल जाती हैं। वह गाते गाते रुक जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं, क्या उसे पेंटिंग वेंटिंग आती है? रामस्वरूप कहते हैं, कमरे में टंगी सारी तस्वीरें उसी की बनाई हुई हैं। फिर सिलाई के बारे में पूछा जाता है। रामस्वरूप कहते हैं, घर के सारे कपड़े, यहाँ तक कि उनकी कमीजें भी उमा सीती है। गोपाल प्रसाद पूछते हैं, बेटी कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा चुप रहती है। रामस्वरूप सफाई देते हैं। यह बेचारी शर्माती है।
गोपाल प्रसाद रूखे स्वर में कहते हैं, जरा इसे भी तो खोलना चाहिए। उमा दृढ़ स्वर में कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। ये महाशय जो मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? गोपाल प्रसाद उमा की बातों को अपमानजनक मानते हैं। उमा कहती है, और आप जो इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, जरा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे? गोपाल प्रसाद पूछते हैं, तो क्या तुम पढ़ी लिखी हो? उमा कहती है, हाँ, मैंने बीए किया है, कोई चोरी नहीं की। नहीं, आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल है। गोपाल प्रसाद उमा की पढ़ाई के बारे में सुनकर उखड़ जाते हैं। वे सरासर इसे धोखा कहते हैं। बीए पास? उफ़ो, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। वे वापस आने लगते हैं। उमा आखिरी चोट करते हुए कहती है, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, यानी बैकबोन। गोपाल प्रसाद अपमानित होकर वापस चले जाते हैं। रामस्वरूप धम्म से सोफे पर बैठ जाते हैं।